हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में डेयरी साइंस बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आए हैं आपके बीच में, तो वीडियो गाइस इंपॉर्टेंट है, आप सभी अच्छे से बात करिए, नोट्स अपने बनाते रहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो हम पढ़ाई करने वाले हैं मिल्क यानी दूध के बारे में। डेयरी साइंस में दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट का अध्ययन किया जाता है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे दूध क्या है, दूध का क्या संगठन है, दूध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि मिल्क यानी दूध जो है मेरे बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे हम दूध को परिभाषित कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग, परिभाषा की अगर बात करी जाए तो नवजात शिशु के तुरंत पोषक के लिए मेरे बच्चों, क्या नवजात शिशु के तुरंत पोषक के लिए पशु की ग्रंथियों से प्राप्त, किससे प्राप्त मेरे बच्चों, पशु की ग्रंथियों से प्राप्त एक लाक्षणिक स्राव को क्या बोलते हैं, मिल्क। यानी कोई भी बच्चा है, जैसे गाय का बच्चा है, भैंस का बच्चा है ना, या बकरी का बच्चा, या कोई भी मादा है जो अपने बच्चों को जन्म देती है ना, नवजात शिशु के तुरंत पोषण के लिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एक प्रकार का ये क्षरण होता है जो कि दूध की स्तन ग्रंथियों से स्रावित होता है, ठीक है ना। तो मिल्क को हम समझ सकते हैं, नवजात शिशु के तुरंत पोषक के लिए पशु की ग्रंथियों से प्राप्त एक लाक्षणिक स्राव को बच्चों क्या बोलते हैं, मिल्क। मिल्क को ही मेरे भाई क्या बोला जाता, मिल्क को ही मेरे भाई क्या बोला जाता, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। क्या बोलते हैं, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। क्या बोलते हैं, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, ठीक है ना। यानी दूध एक कंप्लीट मटेरियल फूड होता है। यानी दूध में प्यारे बच्चों सारे तत्व विद्यमान होते हैं जो चाहे वयस्क व्यक्ति हो चाहे नवजात बच्चा हो, सभी के पोषण के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। तो नवजात शिशु के तुरंत पोषक के लिए पशु की ग्रंथियों से प्राप्त एक लाक्षणिक स्राव को मेरे भाई क्या बोलते हैं, मिल्क यानी दूध। दूध क्या है, एक कंप्लीट फूड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अब हम जानेंगे कि दूध का संगठन क्या है। प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए दूध के संगठन के बारे में, तो यहां पे हमने गाय के दूध को सेलेक्ट किया है और इसमें दिया गया कि दुग्ध अवयव कौन कौन से होते हैं, है ना। दुग्ध अवयव की बात करी जाए मेरे बच्चों, क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि दूध में जल कितने प्रतिशत है, प्रोटीन कितने परसेंट है, लैक्टोज यानी शर्करा कितने परसेंट है, वसा कितने परसेंट है, और खनिज पदार्थ कितने परसेंट है। तो सब प्यारे बच्चों, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मिल्क कंस्टिट्यूएंट्स, यानी दुग्ध के अवयव। इसको अंग्रेजी में हम मेरे बच्चों कह सकते हैं मिल्क कंस्टिट्यूएंट्स इसे बोला जा सकता है, ठीक है ना इंग्लिश में। तो मिल्क कंस्टिट्यूट मतलब दुग्ध अवयव। मेरे भाई अगर बात करिए यहां पे, अगर बात करी जाए कि जल कितने प्रतिशत है, तो 87.3% क्या पाया जाता है, जल। यानी जो गाय का दूध है इसमें 87.3% जल होता है। दुग्ध वसा की बात करी जाए मेरे भाई, 4.5%, यानी जो गाय का दूध होता है इसमें वसा 4.5% तक पाई जाती है। लैक्टोज की बात करी जाए बच्चों तो 4.6% होती है, कितनी, 4.6% होती। लैक्टोज को ही क्या बोलते हैं, इसको मेरे भाई दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जो लैक्टोज है इसको दुग्ध शर्करा, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं और 4.6% होती है, ठीक है ना। अच्छा भाई, प्रोटीन की अगर बात करी जाए तो 3.2% होती है। दूध में मेरे भाई प्रोटीन कौन कौन सी होती है, एक प्रोटीन का नाम है केसिन जो कि 75% पाई जाती है। यानी दूध में जो प्रोटीन 3 टाइप्स की पाई जाती हैं, एक केसिन, एल्बुमिन, ग्लोबिमिन। मेरे भाई सबसे ज्यादा कौन सी है, केसिन प्रोटीन 75% पाई जाती है। इसके अतिरिक्त प्रोटीनें होती हैं जैसे एल्बुमिन है ना, और ग्लोबिमिन है, ग्लोबिमिन है, ये भी प्रोटीन दूध की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी है, केसिन पाई जाती है। इसी प्रोटीन के कारण मेरे भाई, क्या केसिन प्रोटीन के कारण ही जो अपना मिल्क है, इस प्रोटीन के कारण ही जो दूध है वो कैसा होता है, सफेद होता है।
केसीन प्रोटीन के कारण ही मिल्क कैसा होता है, सफेद होता है। अब बात करिए खनिज पदार्थ कितने परसेंट हैं, तो 0.75% होते हैं ये। कुल ठोस पदार्थ की बात करी जाएगी तो 13.2% तक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसी स्लाइड में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, अभी छोटी सी डिटेल यहाँ पे बची हुई है, इसी स्लाइड में मेरे भाई हम क्या पढ़ेंगे, इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे जो चीजें हैं, जैसे बसा रहित ठोस कितना है, बसा रहित ठोस कितना है मेरे बच्चों, इसी को बोलते हैं SNF। इसी को क्या बोलते हैं, SNF की मात्रा कितने परसेंट होती है, तो 8.5% होती है। तो ये पॉइंट्स आपको बढ़िया से आने चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम लोग। दुग्ध अवयव, अब हम जानेंगे जो मिल्क के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो दूध के अवयव होते हैं, है ना, जो मिल्क का कंस्टिट्यूएंट्स है, दूध के जो अवयव हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे टेबल दिख रही होगी, बढ़िया से आपको टेबल ये दिख रही होगी, कौन कौन से अवयव होते हैं, ठीक है ना। ये टेबल आपको दिख रही है, ये टेबल आपको दिख रही है बच्चों, ठीक है ना, ये टेबल आपको दिख रही है बढ़िया से। तो देख लो, सबसे पहला जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो कौन सा है, दुग्ध वसा है। कौन सा है, दुग्ध वसा, सबसे पहला दुग्ध वसा। प्यारे बच्चों, दुग्ध वसा में कौन कौन से पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड भी पाया जाता है ना, और लेसिथिन पाया जाता है, सेफालिन पाया जाता है ना, स्फिग्मोमाइलिन पाया जाता है, सेरिब्रोसाइड पाया जाता है। ये सारे तत्व प्रेजेंट होते हैं किसमें मेरे भाई, दुग्ध वसा में। तो नंबर 1 जो दुग्ध का अवयव है वो क्या है, वसा होती है। नंबर 2 लैक्टोज है, लैक्टोज प्यारे बच्चों होती है। अगर आपसे बात करी जाए कि लैक्टोज किससे मिलकर बनी होती है, तो लैक्टोज मेरे बच्चों ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है लैक्टोज, और इसी को बोलते हैं मिल्क शुगर के नाम से, ठीक है ना। जो लैक्टोज है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है, इसको प्यारे बच्चों मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लैक्टोज है मेरे बच्चों ये क्या होती है, ये एक डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड शर्करा होती है। डाइसैकेराइड बच्चों क्या होती हैं, जहां पर 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ करके एक नई शर्करा का निर्माण करती है, उसे बोलते हैं डाइसैकेराइड। क्लियर। अच्छा, अब यहां पे देख सकते हो आप, तीसरा मुख्य तत्व कौन सा दूध में पाया जाता है, दुग्ध प्रोटीन। तो 3 प्रकार की प्रोटीन प्यारे बच्चों दूध में पाई जाती है। केसीन है ना, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबिमिन। प्रतिशत में मात्रा आपके सामने दी गई है। समझ गए बच्चों कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको बढ़िया से आप समझते रहना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अच्छा, अब बात करी जाएगी जो दूध के अवयव हैं, आगे कौन सा अवयव आ रहा है, दुग्ध एंजाइम। प्यारे बच्चों, एंजाइम्स भी तो दूध में पाए जाते हैं, देख सकते हो आप, दूध में कैटेलेज, फॉस्फेटेज, लैक्टेज, अमाइलेज, लाइपेज, परऑक्सीडेज, ये सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रहे मेरे भाई, लेकिन ध्यान रहे बच्चों, क्या आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा दूध का इंपॉर्टेंट एंजाइम वो कौन सा है, लैक्टेज। यार कोई भी वर्ड है अगर उसके पीछे क्या लगा हो, एज, मान लीजिए कोई वर्ड है, जैसे ये वर्ड है लैक्ट, और लैक्ट का मतलब प्यारे बच्चों हमेशा क्या होता है, इस लैक्ट का मतलब दूध से होता है। कोई भी शब्द हो अगर उसमें लैक्ट लिखा है तो आप उसको दूध मान लीजिएगा। अब इस लैक्ट में प्यारे बच्चों हम क्या जोड़ दें, एज जोड़ दें। बच्चों क्या जोड़ा मैंने, एज जोड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लैक्टेज। और लैक्टेज मैंने कहा एज आ जाए तो क्या होगा, एंजाइम्स होता है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन मेरे बच्चों। तो सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, लैक्टेज पाया जाता है, बाकी और भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब बात करिए दुग्ध वस्म की। प्यारे बच्चों, ये खनिज पदार्थ के रूप में आते हैं, तो आप देख सकते हो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है ना, क्लोराइड, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, ये सारे ही सूक्ष्म तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लियर। अच्छा, कुछ प्यारे बच्चों बात करी जाएगी विटामिन के बारे में, तो दूध में विटामिन भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि दूध को क्या बोला जाता है, दूध को प्यारे बच्चों बोलते हैं कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं दूध को, ठीक है ना। अच्छा, तो ए विटामिन भी है, बी भी है ना, B2 है, B6, सी है, डी है, ई है। कुल मिला के दूध में ये सारे ही विटामिन मेरे बच्चों क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो दूध विटामिन भी दूध में ज्यादा पाया जाता है। और भी बड़ी बातें जान लो आप लोग।
दूध की अगर बच्चों बात करी जाए, दूध में जो है कैल्शियम और फास्फोरस इसकी तो अधिकता पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में किसकी अधिकता होती है तो कैल्शियम और फास्फोरस की। और फिर जो अगर कमी की बात करी जाए तो आयरन का मतलब लोहा बच्चों, क्या आयरन का मतलब लोहा है, और विटामिन सी, इन दो की कमी पाई जाती है दूध में। अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। कैल्शियम और फास्फोरस की दूध में क्या होती है, अधिकता पाई जाती है, रिसोर्स पाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चों आयरन और विटामिन सी की हमेशा दूध में क्या है, कमी पाई जाती है। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्लियर माय पॉइंट। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों दूध संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ ऐसे कारक भी हैं जो दूध के संगठन को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जानते हैं। देख लीजिएगा बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ मिल्क, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक क्या है, पशु की किस्म। सबसे पहला कारक तो यही है, जो पशु की किस्म है वो भी दूध के संगठन को प्रभावित करती है, चाहे वो गाय की किस्म हो, चाहे वो भैंस की किस्म हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी को, ठीक है ना, ये सारी प्रभावित करती। दूसरी प्यारे बच्चों पशुओं की नस्लें। हम सभी लोग जानते हैं कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा दूध देती हैं, उनको अपन लोग दुधारू में रखते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो दुकाजी नस्लें होती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो भारवाही नस्ल होती हैं। दुकाजी का मतलब क्या है बच्चों, कि दूध भी देती हैं और मांस के लिए भी अच्छी होती हैं। और दुधारू का मतलब जैसे साहिवाल, सिंधी, देवनी, गिर, ये कैसी नस्लें हैं, ये सब दुधारू नस्लें होती हैं। दुकाजी की बात की जाए हरियाणा, थार पारकर, कांकरेज दुकाजी में आती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पशु की नस्ल भी दूध के संगठन को प्रभावित करती है, ठीक है। चलिए आगे देखो, ब्यात की अवधि। ब्यात की अवधि भी क्या होती है मेरे बच्चों, दूध के संगठन को प्रभावित करती है। कुछ पशुओं का ब्यात काल कम समय का होता, कुछ का ब्यात काल बहुत ज्यादा समय का होता। तो जो ब्यात की जो अवधि है ये भी डिस्टर्ब करती है बच्चों, ये भी जो है ये भी प्रभावित करती है दूध के संगठन को। क्लियर। अच्छा अब मिश्रण की बात, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसी को बोलते हैं दुग्ध मिलावट। अगर दूध से अधिक लाभ लेने के लिए आप दूध में कुछ मिला दें, है ना, सस्ती चीज को आप मिला दीजिएगा, जैसे दूध में पानी मिला दो आप, है ना, तो क्या होगा, दूध से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपन लोग मिलावट कर देते जो इंसान, है ना, तो ये भी क्या करती है, दूध के संगठन को प्रभावित करेगी। जो दूध है उसमें सारी मात्राएं कम हो जाएंगी, चाहे वसा हो, है ना, चाहे विटामिन हो, इनका स्तर कम हो जाएगा क्योंकि पानी मिला इसलिए। अच्छा प्यारे बच्चों, कोई भी पशु है अगर उसका स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है, अगर पशु का स्वास्थ्य हेल्दी नहीं है तो यार उसके संगठन जो दूध है उसमें प्रोटीन, फैट, है ना, जो विटामिन हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो कहाँ से रहेंगे, उनकी मात्रा भी गिर जाएगी और इस प्रकार हमारा दूध का संगठन जो है वो गिर जाएगा, ठीक है ना। पशु आहार की बच्चों बात करी जाए, चारा, दाना, खली। पशुओं को प्रॉपर टाइम पर आप अगर चारा, दाना, खली ये चीजें नहीं खिलाओगे तब भी उसका संगठन प्रभावित होगा। इसलिए आप चाहते हो दूध बढ़िया क्वालिटी का रहे, सारे तत्व विद्यमान रहे, तो आपको अच्छी मात्रा में बैलेंस राशन भी पशुओं को देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पशु का व्यक्तिगत प्रभाव का मतलब पशु का रहन सहन। पशु ज्यादा हटीला नहीं होना चाहिए, नटखटी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार उसका जो स्वभाव है, जो इंडिविजुअल उसका प्रभाव होता है, इसके कारण भी दूध का संगठन प्रभावित होता है, ठीक है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, दोहन की विधियां, अगर आप दूध को गलत तरीके से दुहाई करेंगे तब भी दूध का संगठन प्रभावित रहेगा। इसलिए दूध दोहने की जो अच्छी विधि वो कौन सी होती है प्यारे बच्चों, पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि से आपको दुहाई करनी चाहिए। गलत तरीके से आप दुहाई करेंगे तो थनैला बीमारी भी होने के चांस बढ़ सकते हैं। पूर्ण हस्त विधि प्यारे बच्चों, और इसी को बोला जाता है फिस्टिंग मेथड, इसी को बोलते हैं फिस्टिंग मेथड। तो पूर्ण हस्त विधि से दुहाई करने से क्या होता है, पशु को तकलीफ नहीं होती, काफी दूध दोहन का अच्छा तरीका है ये, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है दुहाई के बीच मध्यांतर, यानी कुल मिला के ज्यादातर इंडियन में जो होता है, भारतीय लोग क्या है कि दुनिया में ज्यादातर लोग दूध 2 ही टाइम निकालना पसंद करते हैं, शाम और सुबह। और प्यारे बच्चों उसका एक टाइम क्लियर होना चाहिए, ये नहीं शाम को मैंने लगा ली 7 बजे, है ना, आज, और आज सुबह लगा ली 8 बजे, फिर कल हमने ये टाइम चेंज कर दिया। तो टाइम नहीं चेंज करना चाहिए, एक रूटीन पे आपको काम करना है डेली, बिल्कुल सही टाइम पर। तो इस प्रकार से भी दूध का संगठन प्रभावित होता है, ठीक है ना।
तो हमें टाइम से पशुओं की दुहाई करनी चाहिए। प्रातः और साय के दूध का अंतर वही बात है, शाम और सुबह के जो दूध का अंतर निकालने का वो टाइम एक समान होना चाहिए। दूध के विभिन्न भाग जैसे प्रथम दूध, मध्यम दूध, अंतिम दूध। बिल्कुल बात सही है। जो हमारा प्रथम दूध होता है, शुरुआत के दूध में जीवाणु यानी बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए शुरुआत के दूध को 2 से 4 धारें हमें बाहर निकाल देनी चाहिए हमारे बर्तन से। और अंतिम दूध में प्यारे बच्चों वसा की मात्रा ज्यादा होती है। वसा हो, चाहे एंजाइम्स हो, चाहे विटामिन हो, सभी तत्व में दूध लगाते हैं तो अंतिम दोहन का टाइम होता है, जो लास्ट में दुहाई करते हैं, उस समय ज्यादा मात्रा होती है सारे तत्वों की। ठीक है ना, तो हमें उस समय पे अच्छे से दूध को निकालना है। कुल मिला के आप समझ सकते हो इस चीज को बच्चों। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जिनको आपको अपना करके अपने पशुओं का अच्छी क्वालिटी का दूध आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट मेरे भाई तो प्यारे बच्चों, ये थी आज एक छोटी सी क्लास। टॉपिक का नाम था मिल्क। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों में शेयर करना और बढ़िया से इसे आप तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।